हेलो दोस्तों। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन PYQ सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने पिछली क्लास में मिल्क के PYQ देखे थे। अब अपनी आने वाली है एनिमल हस्बेंड्री की रोग वाली क्लास, जिसमें बीमारियों का पोर्शन देखेंगे और कुछ जनरल के क्वेश्चन देखेंगे, जनरल एनिमल हस्बेंड्री के। अब लगभग अपन 200 से 300 क्वेश्चन की बात आने वाले 2-3 वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि 1.5 घंटे में आपके 250 से 300 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो आप बने रहिए और स्टार्ट करते हैं अपन। अपने आता है पहला क्वेश्चन, खुरपका तथा मुंहपका बीमारी इसके द्वारा होती है। किसके द्वारा? आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को तो आप रट लो, तो एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया। ठीक है ना। तो किसके द्वारा होती है खुरपका तथा मुंहपका बीमारी? फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। वायरस के द्वारा। आपसे पूछ लिया जाए, कभी वायरस का नाम पूछ लिया जाए, कौन सा वायरस होता है, तो वो होता है एप्टो वायरस। कौन सा वायरस होता है? एप्टो वायरस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ये भी आपको पता है, दांतों द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। सींगों द्वारा की क्या विशेषता है? इसमें अपना एक फॉर्मूला लगता है। सींग पर कितने छल्ले बन रहे हैं, यानी कि 2 वर्ष की उम्र तक कोई छल्ला नहीं बनता, उसके बाद तीसरे वर्ष और उसके प्रत्येक बाद एक एक छल्ला बनता है। यानी कि 2 वर्ष तक कोई छल्ला नहीं बनेगा और उसके हर साल एक एक छल्ला बनेगा। तो जितने छल्ले होंगे उसमें 2 और ऐड करना है आपको। अगर 4 छल्ले हैं तो पशु की उम्र 6 वर्ष होगी, यानी कि 2 ऐड कर दिए। अगर 6 छल्ले हैं तो पशु की उम्र 8 वर्ष होगी। क्लियर। शारीरिक दशा में अपन उसकी आँख, उसकी त्वचा, उसका अयन भाग, उसकी शारीरिक बनावट और ये चीज़ें अपन शारीरिक दशा में देखते हैं। खुर देखकर, खुर में अपन उसके खुर देखते हैं, चमकीले या खुरदरे हैं। ठीक है, तो इनसे अपने को उपयुक्त आयु का पता नहीं चलता। दांतों द्वारा अपन उपयुक्त आयु का पता लगा सकते हैं, परंतु दांतों द्वारा भी आयु का डिफरेंस आ सकता है 6 महीने का। ये अपनी 12th की बुक में मेंशन है, ये ध्यान रखना है। 11th-12th में अपना टॉपिक है, उसमें मेंशन है। इसमें भी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इसको अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल या लाइसोल? तो कपूर और एल्कोहल की बात करें तो उत्तेजक औषधियाँ हो गई। लाइसोल ये सफाई करने के लिए काम लिया जाता है पशुशाला में। तो बचा कौन? अरंडी का तेल। ठीक है, अरंडी का तेल हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने इसमें आती है मृदुरेचक में, दस्त लाने में सहायक औषधियाँ होती है। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, कितना होता है बताइए? क्या होगा इसका राइट आंसर? मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट? कितना होगा? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी कभी आपको 7 ऑप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है। आगे बढ़े। इन्हीं को ये सेंटीग्रेड में पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सेंटीग्रेड में आपको पूछ कर उलझ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़े। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अंगूठा विधि, जिसको नकलिंग विधि बोला जाता है, मुट्ठी बांधकर, जिसको फिस्टिंग विधि बोला जाता है, चुटकी विधि, जिसे स्ट्रिपिंग विधि के नाम से जाना जाता है, और अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। तो ये ऊपर आ गई, इनको 2 विधियां सम्मिलित कर ली एक साथ। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ये जो क्वेश्चन है ना, अपन इनकी पिछली क्लास में दूध वाले मिल्क वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर जल्दी बता सकते हो। ठीक है ना। अंगूठा विधि की क्या विशेषता है? इसमें थनों में गांठें पड़ जाती है, थनैला रोग होने की संभावना रहती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि नहीं है। चुटकी द्वारा, यह पूर्णतया दुग्ध दोहन हेतु उपयोगी विधि है, छोटे थन वाले पशुओं में मुख्यतः अपनाई जाती है चुटकी विधि। ठीक है, बची कौन सी? मुट्ठी बांधकर, तो मुट्ठी विधि उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतया के कारण होता है? किसके कारण होता है खुरपका मुंहपका? तो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, देख रहे हो आप। अभी शायद 2014 का क्वेश्चन था वो, और ये वापस रिपीट कर दिया इसने 2013 में, 16 में और 17 में। यानी कि क्वेश्चन फेमस है। जैसे एग्रोनॉमी में धान का खेरा रोग जिंक की कमी से, इसमें ये फेमस है। हॉर्टिकल्चर में फूल गोभी का विपटेल रोग किसके कारण होता है, वो फेमस है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर सब्जेक्ट में फेमस है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता है। वायरस हो जाएगा, कौन सा वायरस? एप्टो वायरस। साइलेज में नमी की मात्रा होती है, कितनी होती है सर? 60 से 70, 10 से 20, 20 से 25 या 30 से 40? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता है, 60 से 70%। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो उसका जवाब आप क्या दोगे? तो सर हे में जो नमी की मात्रा होती है वो होती है 15% से कम। ठीक है ना, 15% से कम, ये ध्यान रखना। मुर्गी के शरीर का तापक्रम अभी पढ़ के आए, 106 डिग्री या 105 से 160 डिग्री। ठीक है ना, ये 106 देखा ही था अभी, ये 2017 में पूछा है, और इसी को वापस 2016 में रिपीट हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े। किसको रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है? बोरिक एसिड, क्लोरोफार्म या यूरिया या अदरक? अब बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो क्लोरोफार्म, यूरिया और अदरक, ये तो अपन काम तो लेते हैं लेकिन रोगाणुनाशक की तरह नहीं लेते। रोगाणुनाशक कौन सा हो जाएगा? बोरिक एसिड। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी हो जाएगी दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि? ये अभी जस्ट पढ़ाई है, ये 3 क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए। मुर्गी का तापक्रम, ठीक है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम जो कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एफएमडी 2 बार रिपीट हुआ। दूध दोहन की विधियाँ वापस रिपीट हुई। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अपने को ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? पूर्णतः हस्त विधि। अगला क्वेश्चन है, मुंह पका खुर पका रोग का मुख्य लक्षण है। एफएमडी का क्या लक्षण है? मुंह और खुर, इसमें क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। तो पहले ऑप्शन ये बता रहा है अपना, मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े। मुंह पका खुर पका रोग का मुख्य लक्षण, अच्छा ये वापस रिपीट हो गया, तो ये ऑप्शन इसमें अपना चला जाएगा। निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? अब बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH बोला जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH बोला जाता है। NH4OH। और कैल्शियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? CaNO3। CaNO3, ठीक है ना, ये बोला जाता है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूँ कास्टिक सोडा किसे कहेंगे? कास्टिक सोडा यानी कि सोडा से सोडियम मिलाना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश कहा जाता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? गाय और भैंस में जो गलघोटू रोग होता है इसके लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? गलघोटू रोग को इंग्लिश में हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड HS के टीके लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं अगर ये पूछ लिया जाए तो मई जून में, वर्ष में 1 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना पाश्चुरेला मल्टीसोडा। ये यूज किया जाता है सभी के लिए। पाश्चुरेला नाम दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गाय भैंस में स्पेशली कौन सा होता है, तो पाश्चुरेला। गाय में होता है पाश्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस में होता है पाश्चुरेला मल्टीसोडा, और भेड़ बकरी में पाश्चुरेला ओविस। क्लियर? नीचे जो बेसिलस दिया हुआ है, बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स रोग का कारक है, रोग कारक है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दस्तावर के रूप में,
या रेचक के रूप में? बिल्कुल, दस्त लाने में सहायक होता है। ज्वर रोधी, दर्द निवारक, प्रतिजैविक? नहीं, दस्तावेज के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवंश में असामान्य मुख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता के संकेत देते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना फास्फोरस, ये ध्यान रखना। क्लियर? गोवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं? अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, क्योंकि जो खूनी दस्त है ना वो और रोगों का भी लक्षण है। एंथ्रेक्स में भी खूनी दस्त अपने मेंशन है बुक में। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है रिंडरपेस्ट। तो अपने को भी यही मानना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान रखना, एंथ्रेक्स में भी होता है, लेकिन ज्वर बुखार भी आता है और खूनी दस्त भी आती है, जिसे अपन पोखनी रोग कहते हैं ना, इसलिए पिचकारीदार दस्त आता है वो इसमें आता है, रिंडरपेस्ट में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो गाय की गर्भावधि 285 दिन होती है। नियर बाई ऑप्शन कौन सा टच हो रहा है? तो डी ऑप्शन हो रहा है। 150 दिन किसकी होगी? तो 150 दिन कहें या 151 दिन कहें, ये बकरी की होती है, ठीक है ना, ये बकरी की होगी। तो भेड़ की कितनी होगी? आपकी भेड़ की होगी 147 दिन के आसपास, 147 148 दिन। अगर मैं बात करूं ऊँट की कितनी होती? 390 दिन होती है। मैं बात करूं भैंस की कितनी होती है? तो 305 या 310 दिन होती है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? पशु की आयु, वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो दांतों द्वारा। क्लियर? प्रसूति ज्वर, इसी को दुग्ध ज्वर कहते हैं, इसी को मिल्क फीवर कहते हैं। ये 3 नाम इसके हैं। किसके कारण होता है? तो आप सबको पता है, दुग्ध ज्वर कब होता है? पशु ब्याने के 5 से 7 दिन के अंदर देखा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि दूध में खीस की अपेक्षा दूध में कैल्शियम कम पाया जाता है, यानी कि खीस में ज़्यादा पाया जाता है। जब पशु ब्याता है तो खीस निकलता है, अब खीस निकलता है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बाहर निकल जाती है। तो कितना? वैसे तो सामान्यतः स्तर इसमें 9 से 11 mg माना जाता है। कितना माना जाता है? 9 से 11 mg पर 100 ml रक्त, पर 100 ml रक्त, ठीक है ना। लेकिन इस रोग में क्या होता है, 7 mg पर 100 ml रह जाता है। इसका स्तर कितना रह जाता है? 7 ही रह जाता है। इसलिए कैल्शियम की न्यूनता के कारण इसको मुख्य कारण माना जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। साइलेज तैयार होता है कितने? आपको दिन अगर पता है तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। साइलेज कितने दिनों में तैयार होता है? मैं बता दूं, हे होता है 1.5 महीने में, यानी कि 45 दिनों में। और जो साइलेज होता है ये इसके डबल मंथ लेता है, यानी कि डबल टाइम लेता है। तो साइलेज है 45 दिन में, तो साइलेज 90 दिनों में। अब 90 दिनों में कितने सप्ताह बनते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। सर 90 दिनों में बनते अपने 13 सप्ताह। कितने सप्ताह? 13 सप्ताह, यानी कि 12 7 84। तो ये नियर बाई जा रहा है अपना, तो 84 दिनों में तैयार हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर माना जाएगा, 12 सप्ताह, ठीक है ना, क्योंकि 13 सप्ताह ऑप्शन में नहीं है। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या कीट के कारण? तो मैंने अभी जस्ट बताया था, एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है, ये जीवाणु होता है, ठीक है ना। मनुष्य को मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है? अगर कोई मनुष्य मांसाहारी है, यानी कि मांस खाता है, तो उसको कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? एंथ्रेक्स फैलता है, तपेदिक फैलता है, बोटुलिज्म फैलता है, या उपरोक्त सभी? तो कौन से रोग फैलते हैं? इसका आंसर हो जाता है अपना डी ऑप्शन करेक्ट। एंथ्रेक्स भी फैलता है। एंथ्रेक्स अगर किसी पशु के अंदर
कोई पशु एंथ्रेक्स रोग से प्रभावित है तो उसके मांस में भी उस जीवाणु के स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो पशु उस अफेक्टेड जो इंसान उस अफेक्टेड पशु का मांस खाता है ना, तो उसमें भी वो रोग होने की संभावना होती है। बोटुलिज्म में भी सेम यही केस और तपेदिक में भी यही केस है। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत किसका रोग है? अब मैं बता दूं, रानीखेत को न्यू कैसले डिजीज के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रमुख बीमारी है किसकी? कुक्कुट की, मुर्गियों की। क्लियर? तो अपना राइट आंसर सी ऑप्शन। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? कितनी जगह चाहिए? तो अगर मैं फिट में बात करूं तो एक गाय के लिए कितनी चाहिए? 80 से, गाय और भैंस के लिए 80 से 100 वर्ग फीट। गर्भित गाय भैंस के लिए कितनी चाहिए? 180 से 200। नर पशु यानी कि सांड की बात की जाए तो उसके लिए कितनी चाहिए? 200 से 250। ये तो हो रही अपने बात फिट में। फीट और वर्ग मीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 10.7 का अपन भाग लगा सकते हैं। तो अपना वर्ग फीट में लगाएंगे तो वर्ग मीटर निकल के आ जाता है। और डायरेक्टली भी अपन निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कैसे निकाला जाता है ट्रिक से, तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब अगली बात करें अपन, भेड़ बकरियों के लिए चाहिए 12 से 16 वर्ग फीट, ठीक है। तो वर्ग फीट को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 को 1.1 वर्ग मीटर लिख देते हैं और 16 को 1.4 वर्ग मीटर लिख देते हैं। तो अपने को नियर बाय ऑप्शन चेक करना, तो ए ऑप्शन ही मिल रहा है अपने को, तो ये राइट आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। अगर मैं बात करूं गर्भित भेड़ बकरी के लिए कितना चाहिए, तो 20 वर्ग फीट चाहिए। 20 वर्ग फीट को वर्ग मीटर में कैसे? तो 0.2 कम कर दो, यानी कि 20 को 18 कर दो तो 1.8 वर्ग मीटर। क्लियर? इसका मैं ट्रिक बता दूं आपको, अगर 0 से 10 तक की संख्याएं तो आप 0.1 कम कर दो। जैसे 10 फीट है तो आप उसको 0.9 वर्ग मीटर मान सकते हो, ठीक है। अगर 10 से लेकर 20 तक की संख्याएं या 25 तक की संख्याएं तो उसमें आपको 0.2 कम करना है। जैसे 20 फीट है तो उसको 1.8 मानना है, अगर 25 फीट है तो उसको 2.3 मानना है। क्लियर? ऐसे आप कर सकते हो। और 25 से 35 वाली संख्या में 0.3 कम करने हैं। जैसे 30 फीट है तो उसको 2.7 वर्ग मीटर आप मान सकते हो। इस तरीके से इजीली आप वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सहने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सीधा बताता हूँ मैं आपको, सी ऑप्शन, 101, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर पाता है? 10%, 20%, 30% या 40%? जो सामान्य पशु होते हैं ना, वो 12 से 15% हानि बर्दाश्त कर पाते हैं। जो ऊंट होता है ना, ये इसका सामान्य पशुओं की अपेक्षा डबल यानी कि दोगुनी हानि बर्दाश्त कर पाता है। तो 12 से 15 का डबल कितना हो जाएगा? 25 से 30। तो 25 से 30 वाला अपना राइट आंसर चला जाता है, सी ऑप्शन। पशुओं का खुरपका, मुंहपका रोग किस कारण होता है? फंजाई, विषाणु, जीवाणु, कृमि? ये कितनी बार रिपीट होगा? अपन इसका आंसर दे दे के थक जाएंगे, लेकिन ये रिपीट होना बंद नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल, फिनोविस, फिनाइल या अरंडी का तेल? आपसे क्या पूछा जा रहा है? एंटीसेप्टिक यानी कि जीवाणुनाशी या जीवाणुरोधी? आप कमेंट में बताइए एंटीसेप्टिक क्या है, जीवाणुनाशी या जीवाणुरोधी, ठीक है। कौन सा यूज किया जाता है? फिनाइल यूज करते हैं अपन जीवाणु को नष्ट करने के लिए या जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए? हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है? गाय का दूध का बुखार बोलो, दुग्ध ज्वर बोलो, मिल्क फीवर बोलो या प्रसूति ज्वर बोलो, बात एक ही है। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। मैं पूछूं कैल्शियम का स्तर कितना रह जाता है, तो उसमें सामान्यतः तो पशु के रक्त सीरम में कैल्शियम 9 से 11 mg पाया जाता है, लेकिन इस रोग से ग्रसित पशु में
7 mg पर 100 ml हो जाता है। क्लियर। रानीखेत बीमारी, एक बात और बता दूं, जो कैल्शियम की कमी से हो रहा है ना, तो अपन इसको हाइपोकैल्शियमिया कह सकते हैं। अगर कैल्शियम की अधिकता से होता है तो उसको हाइपर कैल्शियमिया, और हाइपोकैल्शियमिया कैल्शियम की कमी को बताता है। तो आपसे कभी ये दे दिया जाए कि हाइपोकैल्शियमिया रोग कौन सा है, तो वो भी दुग्ध ज्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? वापस रिपीट क्वेश्चन है, अभी बात कर चुके हैं, कुक्कुट में या मुर्गियों में। पहले इसने ऑप्शन में कुक्कुट दिया था, अब मुर्गियां दे दिया। बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो बर्डीजू कास्ट्रेटर यंत्र का उपयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है? एग्जाम पेपर में नकल करने की ना? नहीं, इन 4 ऑप्शन में देखकर आप बता सकते हो, आपको पता चल जाएगा। मैंने कल बात करी थी, फिस्टिंग विधि की बात करें, स्ट्रिपिंग विधि की बात करें या नकलिंग विधि की बात करें, ये तीनों दूध निकालने की विधियाँ हैं। तो कौन सा आंसर चला जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। पशुपालन में साधारणतया सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। किस काम आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी अभी अपन बात कर चुके हैं। इसी को क्या बोला था अपन ने? NaOH, या इसी को बोला था कास्टिक सोडा। क्लियर। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश किसकी उपयुक्त विधियां हैं और वैज्ञानिक विधियां भी मानी जाती है? तो सिंगरोधन की उपयुक्त विधियां मानी जाती है। क्लियर। निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक वाटर को लंगड़ी बुखार कहते हैं। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया को गलघोटू कहते हैं। रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग, और एंथ्रेक्स को एंथ्रेक्स कहते हैं। तो आप बताओ मेरे को, एंथ्रेक्स के और भी नाम है बेसिकली, जहरी बुखार कहते हैं, प्लीहा ज्वर कहते हैं, विषहरी, बावला, चक्कर वाला रोग, ये बहुत सारे नाम हैं। तो आप मेरे को इसका आंसर दीजिए, कौन सी जीवाणु जनित नहीं है? ये नहीं पूछा जीवाणु जनित हैं, बस नहीं है और हैं में आपको सिलेक्शन डिसाइड करना है कि लेना है या नहीं लेना है। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा? ब्लैक वाटर जीवाणु जनित है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया ये भी जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स ये भी जीवाणु जनित है। तो बची कौन सी? रिंडरपेस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। ये विषाणु जनित बीमारी। और कौन सी विषाणु जनित है? और है अपनी FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, ये विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है। एक और कौन सी है अगर ऑप्शन में मिल जाए? LSD, लंपी स्किन डिजीज, ये होती है गाय भैंसों में। अगर बात करें अपन मुर्गियों में, तो मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियाँ जो विषाणु जनित है? वो है अपनी रानीखेत, चेचक और मेरक्स। ठीक है ना, ये तीनों बीमारियाँ विषाणु जनित है। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता चाहिए? तो कितनी भूमि चाहिए? तो इसके लिए अपना जो राइट आंसर माना गया था वो माना गया 0.25 एकड़। आगे बढ़े। अब आप बताइए, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? मवेशियों से, मुर्गियों से, भेड़ों से या बकरियों से? बर्ड फ्लू, बर्ड का मतलब पक्षी होता है। पक्षी कौन होता है? मुर्गियाँ होती है या भेड़ें होती है? क्या पता आपके साइड भेड़ या बकरियाँ मुर्गियाँ बर्ड पक्षियों में आती हो। तो मुर्गियाँ राइट आंसर है। खुरपका मुंहपका रोग किससे फैलता है? खुरपका मुंहपका रोग वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस या प्रोटोजोआ से। तो अभी अपन बात कर चुके हैं। ये कितनी बार रिपीट होगा, इसको बंद करो यार। साधारणतया गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? 37, 38, 39 या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक डेटा इसने फ़ारेनहाइट का दिया है। ठीक है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। देख रहे हो आप? तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 38.5 या 38.61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गाय भैंस के शरीर का तापमान। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। क्लियर। मुर्गियों का 106 हो जाएगा और भेड़ बकरियों का कितना हो जाएगा? उनका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? तो कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित नहीं है? गिल्टी रोग, इसको एंथ्रेक्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी दूसरा नाम दे दिया जाता है।
थनैला रोग, जहरबाद, खुरपका। तो खुरपका मुंहपका जीवाणु जनित नहीं है, तो कैसी है? विषाणु जनित है। कौन सा विषाणु होता है? एप्टोवायरस होता है। एंथ्रेक्स का कौन सा जीवाणु है? बेसिलस एंथ्रेसिस है। थनैला का कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोका एगेलेक्सिया है। जहरबाद ब्लैक वाटर का कौन सा है? तो ब्लैक वाटर का अपना क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई हो जाता है। लंगड़ी बुखार जिसे कहते हैं ना अपन, तो अपन देखते हैं कोई भी लंगड़ा व्यक्ति आता है तो वो बोल रहा है मैं लंगड़ा हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हो शो करो मुझे, शो, तो यानी कि क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। क्लियर? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मैं नहीं। क्लियर? डी ऑप्शन, मुर्गियों से। ठीक है ना? पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलता है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के वही डालते रहते हैं। इनके पास पहले क्वेश्चन नहीं होते थे क्या, या बच्चे पढ़ते नहीं थे? विषाणु से होती है रिंडरपेस्ट, एफएमडी और एक और एलएसडी, जिसे लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं अपन। वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अच्छे डालते भी थे, मानना पड़ेगा। तो इसका आंसर मिल्क फीवर हो जाएगा। मिल्क फीवर एकमात्र रोग जिसमें पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। बाकी मैक्सिमम जो रोग होते हैं, सभी रोग नहीं बोला मैंने, मैक्सिमम अधिकतम रोगों में पशु के शरीर का तापमान बढ़ता है। तो इस रोग में शरीर का तापमान कितना हो जाता है? अब आपको पता है गाय भैंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में अपने को गाय भैंस का सामान्य तापमान पूछा गया। इन्हीं क्वेश्चन में अपने को पशु प्लेग और एफएमडी की बात की जाए तो इनमें तापमान होता है उनका 104 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 107 तक। ठीक है? और इस रोग में 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रह जाता है, यानी कि 101 नॉर्मल है। अगर कम आया तो दुग्ध ज्वर, ज़्यादा बढ़ रहा तो और कोई सा रोग। अगला क्वेश्चन है, कितनी उम्र की बकरियों से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं डायरेक्टली, सी ऑप्शन में हो जाएगा। 6 से 12 माह की जो मुर्गियाँ होती हैं ना, उनका मांस अच्छा माना जाता है। ठीक है ना? ये खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो मैं बता चुका हूँ। गाय भैंस को 80 से 100, गर्भित गाय भैंस को 180 से 200, नर पशु को 200 से 250। अगर बात की जाए नवजात जो पशु होता है 92 से पूरी, यानी कि जो बछड़ा होता है, उसके लिए कितना चाहिए? 50 से 60। भेड़ बकरी के लिए कितना चाहिए? 12 से 16। गर्भित भेड़ बकरी के लिए कितना चाहिए? 20। ये वर्ग फीट की बात कर रहा हूँ मैं, इनको मीटर में कन्वर्ट बता चुका हूँ मैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं। और ऊँट के लिए कितना चाहिए? 70 से 100। आगे बढ़े। खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की, ये हो गई ना बात। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? यानी कि पशु को अगर प्रोटीन देना है तो कौन सा अच्छा सोर्स माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका अपना आंसर मत्स्य चूर्ण माना गया। जो अस्थि चूर्ण होता है, ये कैल्शियम फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है। बाकी दूध और बटर मिल्क तो अपन देते नहीं है, तो मत्स्य चूर्ण पशु चारे में सम्मिलित कर सकते हैं। पशुओं के शेडे को, शेडे का मतलब घाव, शेड का मतलब शेड नहीं लेना है अपने को, घाव समझना। तो पशुओं के शेडे को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग किया जाता है? तो कितना प्रतिशत करते हैं? 1 से 1.5%। तो अपना राइट आंसर कौन सा जा रहा है? बी ऑप्शन, 1.5%। क्लियर? घाव की बात कर रहा है। ठीक है ना? दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण रोग होता है। जीवाणु कारण कौन सा रोग होता है? पशु प्लेग होता है क्या? नहीं, ये तो वायरस द्वारा होता है। कौन सा वायरस? मोरबेली वायरस। खुरपका मुंहपका, एप्टो वायरस। रक्त न्यूनता, रक्त की कमी हो गई, तो रक्त की न्यूनता वाला कौन सा रोग है? रक्त की न्यूनता किसी भी, जैसे मुर्गियों में कोक्सीडायोसिस, खूनी पेचिश होती है, उसका जो मल होता है उसके साथ में खून आता है, तो उसमें रक्त न्यूनता देखी जाती है। बाकी खूनी पेचिश भी किसके द्वारा होती है? विषाणु द्वारा होती है या प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। रक्त न्यूनता जो मुर्गियों में होती है, खूनी पेचिश, वो होती है विषाणु द्वारा।
तो अपने को पता है गलघोंटू है, झंझटी क्यों पालना इतने ऑप्शन होगा। गलघोंटू जिसे क्या बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। इसका रोग कारक क्या है, पास्चुरेला मल्टीसोडा, ये जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है। 1%, 2%, 3%, या 4%। आंत की कृमियों को मारना है, ना कि पशु को, ध्यान रखना है। तो 1% का यूज करते हैं, 1 से 1.5%। क्लियर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैंस की गर्भावधि कितने दिन होती है, ये बताने का क्वेश्चन है क्या। ये आप जानते हो, गाय की होती है 285, भैंस की होती है 305 दिन, भेड़ की होती है 147-48 दिन, बकरी की होती है 151 दिन, ऊँट की होती है 390 दिन। ठीक है। रोमंती पशुओं का असली आमाशय होता है, कौन सा होता है, रुमेन, रेटिकुलम, अमेजम, एबोमेजम। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जुगाली करने वाले पशुओं में चारों भाग होते हैं, तो असली आमाशय कौन सा कहलाता है, एबोमेजम कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें पाचक रस और एंजाइमों का स्त्रवण होता है, भोजन को पचाने का काम यही आमाशय करता है। तो सर रूमेन क्या देखने के लिए होता है, नहीं, रूमेन सबसे बड़ा भाग होता है, भोजन का संग्रहण करने का काम करता है। तो रेटिकुलम क्या करता है, रेटिकुलम की आकृति हनीकॉम्ब जैसी होती है, इसका काम होता है कि पशु के पेट में नुकीले पदार्थ न जा पाए, कील कांच आदि को रोकने का काम करता है। तो अमेजम क्या करता है, ये देखने का काम है फिर, नहीं, अमेजम का काम होता है पानी का अवशोषण करना। तो अमेजम केवल जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाता है, लेकिन रोमंथी पशुओं में पाया जाता है। आवासीय रोमंथी पशु कौन से, ऊंट और लामा में एब्सेंट होता है। क्लियर, तो अपना राइट आंसर एबोमेजम। भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं, भेड़ का बछड़ा लेम्ब, और लेम्ब अगर जन्मेगा तो लेम्बिंग क्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लेम्बिंग। किडिंग क्या है, तो बकरी का बच्चा किड कहलाता है। ठीक है, तो किड अगर पैदा होगा तो किडिंग कहलाएगी प्रोसेस। क्लियर, और कार्विंग किस में होती है, कार्विंग किस में प्रसव की क्रिया है, तो अपनी कार्विंग हो जाती है इसमें गाय में और भैंस में। ठीक है, और फेरोविंग, फेरोविंग बकरी इसमें मुर्गियों में। ठीक है, आप बताएं मेरे को, फेरोविंग मुर्गियों में होती है या ऊँट में होती है। क्लियर, और कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है, जीवाणु, परजीवी, विषाणु या बैक्टीरियोफेज। कौन सा है, ये आप ही बता दो, सी ऑप्शन हो जाएगा ना, विषाणु। मुर्गी के शरीर का औसतन तापक्रम होता है, तीसरे बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 107, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101 किसका होता है, 101 होता है अपनी गाय भैंस का। 103 किसका होता है, 103 होता है भेड़ बकरी का। और बात करूँ मैं 99 किसका होता है, तो 99 होता है अपना ऊँट का। 98, 99 के आसपास ऊँट का होता है। ग्लाइकोजन का अन्य नाम है, तो ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं, डेक्सट्रिन कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। तो जैसे पादपों में भोजन का काम स्टार्च करता है, वैसे जंतुओं में भोजन का काम ग्लाइकोजन करता है, तो इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है, यानी कि जानवरों का स्टार्च। जानवर कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता जानवर ही एनिमल का मतलब, ठीक है ना, इसको जंतु कहते हैं। मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या दिया जाता है, हरा चारा, मक्का, चावल का भूसा या उपरोक्त सभी। तो क्या दिया जाएगा, हरा चारा। हरे चारे में थोड़ा विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किससे फैलता है, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, पोषक तत्व द्वारा और फफूंद जनित रोग। एंथ्रेक्स किससे फैलता है, बेसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है, जीवाणु होता है, तो बैक्टीरिया आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशु उपचार में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, कफनाशक के रूप में, उत्तेजक के रूप में, गैसर के रूप में या रेचक के रूप में। तो इसकी शायद अपन एक बार बात कर चुके हैं। रेचक का गुण होता है इसमें, दस्त लाने में सहायक होता है। ठीक है ना, कभी आपको
चलो फिर बताऊंगा। गलघोंटू से बचने के लिए पशुओं में टीका लगाते हैं, कब लगाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। गलघोंटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसे बोलते हैं, तो इसके लिए टीका कब लगाया जाता है? मई जून में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? मई जून में। अगर मैं बात करूं, अधिकतर टीके मई जून में लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं, पशु प्लेग का टीका जून में लगाया जाता है, पशु प्लेग का जून में। एफएमडी का टीका, अब इसके नाम में पता चल रहा है क्या है, एफ, एम और डी। एम के बाद कौन सा महीना आता है? मई के बाद कौन सा आता है? जून। तो एफएमडी का जो टीका होता है ना, वर्ष में 2 बार लगता है। कब कब लगता है? एक बार जून में लगेगा, एक बार दिसंबर में लगेगा। तो ये ध्यान रखना, मई के बाद जून और दिसंबर ध्यान रखना। क्लियर? जून दिसंबर में एफएमडी का टीका लगता है। इसके बाद एंथ्रेक्स की बात करें तो इसका टीका कब लगता है? सिर्फ इसी का इम्पोर्टेंट है, एंथ्रेक्स का लगता है एक वर्ष में एक ही बार लगता है, जुलाई अगस्त में, या तो जुलाई में या अगस्त में। बाकी लंगड़ी बुखार है जो इसका टीका लगता है मई जून में, ये भी एक बार, और मई जून में एक बार गलघोंटू का भी लगता है। आगे बढ़े। वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या है? बताइए। अब राइट आंसर इसमें देखकर बताइए, क्योंकि अब एक चीज़ आपको बता दूं मैं, इसने जो दांतों की संख्या दी ना, ये पशुओं के दांतों की संख्या जोड़ी के रूप में, ना कि दांतों की संख्या, सिंगल दांतों की संख्या दी हुई है। तो जैसे निचले जबड़े में टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 6। यानी कि मान लिया जाए मोलर दांत 6 पाए जाते हैं, यानी कि चवर्णक दांत 6 पाए जाते हैं, तो इसने उनको 3 लिखा है। क्लियर? जैसे कृंतक दांत 8 पाए जाते हैं तो इसने 4 लिखा है। तो अपने को कन्फ्यूज होना ही नहीं है, वैसे भी इसने सारे में जोड़ी वाला ही ऑप्शन दिया है। तो क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, कृंतक दांत में ऊपर की ओर ऊतकों की परत पाई जाती है, तो वहाँ कोई दांत नहीं होगा। तो जो आई होगा ना, आई इंसाइजर, उसमें ऊपर वाला ऑप्शन तो 0 का मिलेगा। तो कौन सा मिल रहा है सर? ए में भी मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। और नीचे 4 मिलेंगे क्योंकि टोटल 8 दांत होते हैं। बिल्कुल, तो ये अपना सही हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं, सी, तो जो जुगाली करने वाले पशुओं में क्या कैनाइन दांत होते हैं? नहीं होते। कील दांत उनमें नहीं पाए जाते हैं। यह कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, सूअर, खरगोश इनमें पाए जाते हैं, यानी कि अरोमंथी पशुओं में पाए जाते हैं। तो अपने जुगाली करने वाले पशुओं में 0-0 होंगे। तो सी ऑप्शन में, यानी कि जो सी कैनाइन दांत है वो 0-0 किस में मिल रहे हैं? तो सर ये ACD देखा था अपन ने, इसमें से ये केवल ए में मिल रहे हैं, बी में भी मिल रहे हैं, लेकिन बी पहले ही कट गया ना अपना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप और देख सकते हो, तो 3-3 होंगे दोनों में। स्थायी दंत सूत्र में 3-3 होंगे, जबकि अस्थायी पूछ ले तो उसमें मोलर में भी 0-0 हो जाएंगे, है ना। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स, लंपीजा, धनुषवाई टेटनस या थनेला? तो कौन से रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते? एंथ्रेक्स बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? स्ट्रिप कप परीक्षण, स्ट्रिप 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 यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, ये जीवाणु है। तो ये किस में फैलाता है? थनैला रोग फैलाता है, मेस्टाइटिस फैलाता है। हाँ, तो थनैला रोग से बचाव हेतु स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है, जो सप्ताह में 2 बार किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। आगे बढ़े। भेड़ में समागम की क्रिया, मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में सबसे फेमस है टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आपको ध्यान रखना है। भेड़ में समागम की क्रिया क्या क्या कहलाएगी? टपिंग कहलाएगी। बात करें सर्विंग किस में कहलाती है? तो सर्विंग गाय में कहलाती है, भैंस में कहलाती है और बकरी में कहलाती है, इसके साथ मुर्गी में भी कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करें कवरिंग, कार्विंग किस में कहलाती है? तो कार्विंग क्या है? सॉरी, कार्विंग ब्याने की क्रिया है। किस किस में? गाय में, भैंस में और ऊंट में, ये कार्विंग हो जाएगी। कपलिंग क्या है? तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कपलिंग क्रिया क्या है। ठीक है ना, ये किस में कहलाती है? तो भेड़ में समागम की क्रिया टपिंग हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर। आगे बढ़े। पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण,
तो कितनी बार बताएंगे इसको, गलघोंटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, तो जीवाणु होता है या विषाणु होता है, तो ये अपना जीवाणु होता है। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है, दुग्ध बुखार, मिल्क ज्वर, प्रसूति ज्वर, हाइपोकैल्सीमिया, तो कैल्शियम की कमी से हो रहा है ना, तो जीवाणु का कोई लेना देना नहीं है, विषाणु का नहीं है, किस और प्रोटोजोआ का भी नहीं है। बचा कौन, उपापचय, मेटाबॉलिक डिजीज है, बिल्कुल है। या आहरिक डिजीज है, नहीं, आहरिक डिजीज आफरा है, जिसे टिम्पेनाइटिस बोलते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या है। अब तो इस क्वेश्चन को है ना, क्या ही बताऊं, आप सब जानते हो। भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं, बीफ, बीफ गाय का मांस कहलाता है, और वेनिसन किसका मांस कहलाता है, तो जो वेनिसन है वो कहलाता है हिरण का मांस, ठीक है ना, हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है। मटन, मटन भेड़ का मांस कहलाता है। तो बकरी का मांस क्या कहलाता है, बकरी का मांस चेवन कहलाता है। तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन, तो केरा बीफ, या अपन इसको सीधा बफ बोलते हैं, बफ बोलते हैं, कभी बफन बोल देते हैं, बफन या फ्लेश, तो केरा बीफ भी बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या होता है, कितना होता है, बी ऑप्शन जाएगा इसका, तो 38.60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 101 डिग्री 101.5 से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके लिए अच्छे सोर्स से क्वेश्चन उठाकर लाऊं और उसका सही आंसर देने की मैं कोशिश करता हूं। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। गायों में पशु भार की गणना के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं, कौन सा सूत्र अपनाते हैं, सेंगर का सूत्र, यादव का सूत्र, अग्रवाल का सूत्र, या सुंदर सेन का सूत्र। ये सुपरवाइजर जो एयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा ने करवाया था उसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं अपन, सेंगर का ही है, ये दूसरा मत समझना, आप शेपर का समझ के बैठ जाओ, तो वो नहीं है, सेंगर का सूत्र है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ, और क्वेश्चन भी देखने हैं अपने को। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अपना अग्रवाल का सूत्र। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन, सॉरी। इसका राइट आंसर है अपना अग्रवाल का सूत्र। तो सर हमने तो ये अग्रवाल पढ़ा ही नहीं, हमने तो शेफर पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं, अगर पशुओं का शरीर भार दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक तो मशीन या कांटे द्वारा, सीधा पशु को उठा के कांटे में तोल लो। तो कांटे से तोलने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे 24 घंटे पूर्व उसका आहार बंद कर दिया जाता है और 8 घंटे पूर्व उसका पानी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये कांटे की बात हो गई। इसमें दो कांटे यूज करते हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म तुला, एक होता है स्प्रिंग तुला। जो प्लेटफॉर्म तुला होता है ना, ये होता है बड़े पशुओं हेतु, स्प्रिंग तुला होता है छोटे पशुओं हेतु, यानी कि भेड़ बकरी के लिए स्प्रिंग तुला और गाय भैंस के लिए प्लेटफॉर्म तुला। अब सूत्र द्वारा, तो सूत्र में किस किस के सूत्र अपन यूज करते हैं, तो मैं बता दूं, अग्रवाल का सूत्र यूज करते हैं, मलिक का करते हैं, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी नस्ल के लिए दिया है वो सूत्र यूज करते हैं, भंडारी का सूत्र यूज करते हैं, और शेफर का सूत्र यूज करते हैं। ये सभी जिन जिन वैज्ञानिकों ने दिया उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। तो अग्रवाल का सूत्र भी अपन यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कितना होता है, 160 से 168, 150 से 160, 148 से 156 दिन, या 148 से 150 दिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वैसे अपन को 151 दिन लिखाया जाता है, तो अपन इसमें अगर नियर बाय ऑप्शन करें ना, तो अपना नियर बाय ऑप्शन जाता है 150 या 151 दिन में, तो 148 से 150 दिन चला जाता है, सी ऑप्शन। अब आप कहोगे ये तो कम हो गया, तो अपन 150 दिन भी मानते हैं बकरियों का, यानी कि बकरियों का टोटल 5 महीने माना जाता है, तो 5 महीनों में ये काउंट हो रहा है। अब इसमें आप बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिए,
तो आप देख सकते हो क्योंकि इसने राइट आंसर जो इस यही माना था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। अभी अपने लगभग 70 क्वेश्चन हुए हैं इस क्लास में। अगली जो क्लास आएगी 70 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे और अगली क्लास आएगी 70 क्वेश्चन उसमें 250 के आसपास अपन क्वेश्चन इनमें देखने वाले हैं, ठीक है ना। ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बने रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।